हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे और देखते हैं जो हमारे समाज सुधारक हैं उसके आगे के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बात करते हैं समाज सुधारक अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया है, यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। बात करते हैं महात्मा गांधी। आइए इनका विचार देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक प्रवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके हैं भूल चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दे, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे, जिसे हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। गवर्नर जनरल उस समय विलियम बेंटिंग था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। इन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया था। महिलाएं, जाति एवं सुधार। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में
लोगों का विश्वास था कि अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी के सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव को साफ सुथरा रखती, ऐसे काम धंधे करती जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जातियां भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकाले, ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य समझा जाता था। महिलाएं एवं शिक्षा, वुमेन एंड एजुकेशन। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए खुद पढ़ना लिखना सीख लिया। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थे, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वह रूढ़िवादी और विचारों की कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म में धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी। उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि स्त्री पुरुष तुलना किसकी पुस्तक है, तो ताराबाई शिंदे की है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी टॉपिक। पंडिता रमाबाई मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना किया था। तो यही पूछता है, पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने किया था, तो पंडित रमाबाई ने। जहाँ ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दिया जाता था, वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। बात करते हैं बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज के। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। इम्पॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 व 18 कर दिया गया। जाति समाज और सुधार। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ जो है सीने में माहिर थे। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के प्रत्येक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था।
और जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाज़त थी, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके जहां ऊंची जातियों के लड़कों को पढ़ाया जाता था। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदारों के घर के आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। मध्य भारत में सनातनी आंदोलनों की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने, मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एझवा जाति। और ये आपके नारायण गुरु कहाँ के हैं पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ठीक है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, यह कथन कई बार पूछा गया है। उरु जाति उरु मतम उरु दैव मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। पिछली बार 2024 के जनवरी के एग्जाम में भी ये आया था, सॉरी जो आपका जुलाई में एग्जाम होता उसमें आया था। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले प्रमुख नेताओं में से थे। 1829 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी हैं जो महाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता के बीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। यह धरती यहाँ के देसी लोगों कथित निम्न जाति के लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और अतिशूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, याद रखिएगा, कई बार पूछता है। 1827 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुलामगिरी किसकी किताब है? ज्योतिबा फुले के। कब लिखी? 1873 में। इसके लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकों को समर्पित की है जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया है। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा का एक दूसरे से जोड़ दिया है। तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल कर ली थी। उन्हें सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के प्रसिद्ध ई रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में बढ़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली भाग अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। बात करते हैं आगे। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता भगवद गीता रामायण के कटु आलोचक थे। का कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं पुस्तकों का सहारा लिया है। ब्रह्मो समाज।
ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थे। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचना व्याख्या करते हुए उन्हें नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के एक मुख्य नेताओं में से एक हैं। डेरेजियो एवं यंग बंगाल आंदोलन। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया। उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं, रीति रिवाजों पर उंगली उठाए, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने रामकृष्ण की सरल शिक्षा को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। देखिए, ये बहुत ही जो है आप कह सकते हैं महान इंसान थे विवेकानंद। आगे बात करते हैं 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन या संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी साधन तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोइयों या रसोई घर के धर्म के संकीर्ण चहारदीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। विवेकानंद जी का कहना है कि भारत का जो धर्म है वो रसोई घर में निवास करता है, चूल्हों में निवास करता है। उन्होंने कहा है कि हमारे भारत के लोगों को इससे ऊपर उठना होगा, सभी मानवता की सेवा करना होगा, यही परम उनका लक्ष्य था। प्रार्थना समाज की बात करते हैं। 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। कि धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श भी किया जाता था। वेद समाज। मद्रास या चेन्नई 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। अब ये आपसे पूछा जाता है कि वेद किससे प्रेरित है, तो याद रखिएगा वेद ब्रह्म से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव हिंदुत्व और अनुष्ठानों, रिचुअल्स के अंधविश्वासों की कड़ी निंदा की है। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझते थे से मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक विज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया। राष्ट्रवाद का उदय। द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म।
भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश है और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी भर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब यह नियंत्रण खत्म नहीं होता तो भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। 1870 और 80 के दशक में जब राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थे, इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षक पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन धीरे धीरे सामने आने लगे। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। संगठन इस धारणा से चलता है कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। स्वयं के लिए प्रभु, संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं के लिए प्रभु। जो कोई भी डिसीजन स्वयं से लिया जा सके उसे संप्रभुता कहते हैं। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, मतलब कोई भी समाचार पत्र सरकार के खिलाफ कुछ छाप नहीं सकता था, नहीं उस पर पाबंदी लग जाती थी। ठीक है, इस कानून में प्रावधान था अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। 1833 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश तथा यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चला था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र, सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता में थे। नेरोजी व्यापारी और प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। 1890 के तहत बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता अमूलचूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकतों पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद कल की वीडियो में हम लोग आगे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।